नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम। आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल शुभम अस्थाना एक्टिविटीज़ में। आज मैं आपके सामने अपने चैनल पर एक नया कंटेंट लेकर आ रहा हूं और इस कंटेंट में मैं आपको मोटिवेशनल बुक कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। और आज जिस मोटिवेशनल बुक को मैंने लिया है उस मोटिवेशनल बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। और यह रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है। ये एक फेमस ऑथर हैं और बहुत ही बड़े ऑथर हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं अपने टाइम में। और काफ़ी किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी। उसमें से एक किताब इन्होंने लिखी है रिच डैड पुअर डैड। तो आज मैं उसी का अध्ययन करूंगा और आप लोगों को सुनाऊंगा उसको पढ़कर। और अगर आपको हमारी ये आज की कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि किताब बहुत बड़ी है तो इसको पढ़ने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पर डे पढ़ूंगा। तो आज मैं जो इसको पढ़ूंगा इसको प्रस्तावना से शुरुआत कर रहा हूँ। तो प्रस्तावना में एक टॉपिक आ रहा है, इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी किताब को आप जब पढ़ें तो सबसे पहले आपको उसका प्रस्तावना ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उससे आपको एक जानकारी मिल जाती है मोटा मोटा कि इस पुस्तक में हमें क्या सिखाया जाएगा। तो आज जो प्रस्तावना है उसको कुछ इस तरीके से है। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बहन और मेरे कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया तो मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया। वह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी कि मैं एक लंबे करियर और एक कम उम्र की रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चल रहे थे। हम दोनों की बहुत मेहनती परिवारों से आए थे जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में, फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता वाली वॉशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने का कारण सही थे, परंतु हमारे किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद में लगाए पैसों से बढ़ रहे हैं। हमारी शादी बहुत सफल रही और हमारे 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत पैसा लगाया। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था और वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे? उसने विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्यों कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज में ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? वह मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों के भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए, यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कायम किया।
आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी उम्र भी 30 और 40 के बीच ही है। और उस बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही हूँ जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे, और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान है। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची ही नहीं। मैं ये जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टर्स को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे, और मुझे भी मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, और उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेज़ी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया। अब मैं अपने बच्चों को यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा की सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जा सकती। हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि हमें किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इस आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती और ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते थे जो उनका इंतजार कर रही है, एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च का महत्व दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही मैंने ऐसे तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझसे अपने ऑफिस में फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा। उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वे एक व्यवसायी और निवेशक हैं तथा वे अपने एक शैक्षिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। दूसरी हेड है, मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षिक उत्पाद कैश फ्लो में इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसके परीक्षण में हमें बुला लिया। यह एक शैक्षिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई। इस खेल में लगभग 15 लोग थे जो 3 समूह में विभाजित थे। माइक सही थे। मैं इसी तरह शैक्षिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच से एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था। इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखें
तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है, शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास से थोक से क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अब तक उसे ख़रीदारी करना शुरू नहीं किया, वह जमकर ख़रीदारी शुरू हो जाती। खर्च करने के लिए पैसे पास में ही होते हैं और उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं। लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं, कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। दो तनख्वाहें बहुत सुखद लगती हैं। पति पत्नी को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई। अब उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नज़र आता है। अब वे कार, घर, टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए और उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है पर उनके साथ उनका दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वे नौकरी में भी और ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे पैसा कमा सकें। हो सकता है कि दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है परंतु उस आमदनी पर इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने बड़ा घर खरीदा, उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इसी तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक चुकी होती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र अब 5 से 6 साल हो जाती है। ये चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत ज़रूरी है। उसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती। 35 साल पहले पैदा हुए खुशहाल दंपत्ति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंस कर बिताते हैं। वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर भी अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखते और इसलिए वे ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यही प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक तरीका और यह है कि आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्र में निपुण हो जाएं। दिक्कत यह है कि इन दोनों विषय में बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने विंग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सिखाना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह से छुपा ली गई कि अब जब चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हम ये ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक शैक्षिक खेल का परीक्षण कर रहे थे परंतु जल्द ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मज़ा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बातें नहीं की थी। एक लेखपाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और उनकी बारीकियां समझने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज़ मैं चूहा दौड़ से मैं सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा क्योंकि खेल लगभग 3 घंटे चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर। मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों के अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था, असल में ज़िंदगी के
पैसे ढेले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे और उन्हें बातें समझ में आनी चाहिए थीं। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद 2 घंटे अपनी बेटी और उन शिक्षित अमीर वयस्क को पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते हैं। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझने में बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदने और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे में उनके महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा असल ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इतने परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने दोनों विषय कभी पढ़े नहीं। मैंने सोचा भगवान का शुक्र है हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल ख़त्म हो गया, रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और उसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था, उसे खेल पसंद नहीं आया। मुझे यह सब जानने की ज़रूरत नहीं, उसने ज़ोर से कहा। मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील हैं जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था कि आपने गौर किया कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं हैं, और यही हाल बैंकर्स, वकील, स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी है। बहुत कुछ जानते हैं और प्राय वे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादा अमीर नहीं होते। चूँकि हमारे स्कूल में वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं, इसलिए हम उन लोगों में सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं और उस ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब अपना दाईं तरफ देखते हैं तो वहां आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। फिर अपनी बाईं तरफ देखते हैं तो अपना बैंकर भी उसी हाल में नज़र आता है। आपको अपनी हालत का अंदाज़ा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था, वह सीखने के लिए सॉफ्टवेयर खरीद सकता था। बैंकर ज़रूर प्रभावित हुआ। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु अब तक यह समझ पाया था कि मैं इसे असल ज़िंदगी में किस तरह काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों में सबसे ज़्यादा रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे सीखने में बहुत मज़ा आया। मैंने इस बार बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली ज़िंदगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने कहा, अब मैं जानती हूँ कि अपने काम के लिए मैं किस तरह का व्यवसाय चुनूँ, और यह व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उनसे मिलने वाले फ़ायदे या तनख्वाह नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती तो मैं कुछ करने के लिए आज़ाद हूँ, और वह सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो दिल में सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे उन चीज़ों को सीखना पड़ता है जिनसे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। अगर मैं यह खेल सीख जाती तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी। वैसे यह मेरी बहुत सी सहेलियों को होती है। खेल ख़त्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए समय नहीं मिला। हमने उनकी योजना पर आगे बात करने के लिए बाद में मिलने का फ़ैसला किया। मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रॉबर्ट यह चाहते थे कि लोगों के पैसे की बेहतर समझ विकसित हो जाए। यही कारण था मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते डिनर मीटिंग रख ली। हालांकि यह पहला सामाजिक मेलजोल था, फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे वर्षों में जानते हो। हमने पाया हमने बहुत सी बातें एक जैसी हैं। हमने बहुत से विषयों पर बातें की, खेल, नाटक, रेस्टोरेंट और सामाजिक आर्थिक विषयों पर। हमने बदलती हुई दुनिया के बारे में भी बात की। हमने अपने उस मुद्दे पर बात समय तथा विचार किया कि ज़्यादातर अमेरिकन कैसे रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर के लगभग दिवालिया हालत पर भी विचार किया। क्या हमारे बच्चों को 7.5 करोड़ वृद्ध लोगों को रिटायरमेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा? हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। रॉबर्ट का सबसे बड़ी चिंता थी कि अमीर और गरीब के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रॉबर्ट शिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी थे, पूरी दुनिया में निवेश कर चुके थे, 47 वर्ष की उम्र में रिटायर होने में सफल हो गए। वे काम
इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी। वे जानते थे कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु इसके बावजूद शिक्षा पद्धतियां बिल्कुल भी नहीं बदली। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दकियानूसी शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते हैं जो जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले, और ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब नामो निशान भी नहीं बचा है। आज आप किसी भी बच्चे को जो खतरनाक सलाह दे सकते हैं वह यह है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उन्होंने कहा यह पुरानी सलाह है और यह ख़राब सलाह है, मगर आप यह देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है, तो भी आप उतनी चिंतित होंगे कि जितना कि मैं। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक होगा। मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों में उसका क्या मतलब। मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों को लीक पर चलते रहते हैं। उन्होंने कहा क्या होता है जब कोई कॉरपोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है, परंतु कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो। जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमतें बढ़ जाती हैं। मैंने कहा जब कंपनी तनख्वाह का खर्चा कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है, ऐसा चाहे स्टाफ कम करके किया जाए या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा आप ठीक कह रही हैं, और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरी तरह के लोग, यानी जिसके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं, वे ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरा यही आश्रय था। कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीतते हैं। रॉबर्ट क्यूस कर्मचारी के और मालिक के बीच के फ़र्क को समझा रहे थे। यह फ़र्क और अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना या फिर अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना। परंतु ज़्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है। इसका जवाब था इसलिए तो बच्चों को यह कहना मूर्खता है अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। यह सोचना मूर्खता है कि स्कूल में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिससे वे कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, एक अलग तरह की शिक्षा की, और एक नए नियमों को जानने की ज़रूरत है, अलग तरह के नियमों को जानने की। धन के कुछ नियम होते हैं जिनमें अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ नियम होते हैं जिनमें बाकी 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं। इसलिए आजकल किसी भी बच्चे से कहना खतरनाक है, मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। आज बच्चे को अलग तरह की शिक्षा की ज़रूरत है और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूल बातें नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में यह विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है? यह सवाल उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं। वे स्कूल नहीं सिखा सकते। आप अपने बच्चे की अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं? क्या इससे वो बोर नहीं होते? और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे? जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय मैंने एक बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने विचार किया? मैंने रॉबर्ट से पूछा हम किस तरह से माता पिता को आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही उसकी समझ ना हो। उन्होंने कहा मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। वह पुस्तक कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में। वह बरसों से वहीं बिखरी पड़ी है। मैं कभी कभार उसमें कुछ जोड़ देता हूँ, परंतु आज तक मैं उसे इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली पुस्तक बेस्ट सेलर हो गई थी, परंतु मैं अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरी नहीं कर पाया और अभी भी खंडों में है। और यह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में थी। बेहतरीन खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेहतरीन थी और समाज में इसकी बहुत ज़रूरत थी।
खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, हम दोनों तत्काल इस निर्णय पर पहुंचे कि रॉबर्ट की पुस्तक में सह लेखक बन जाऊं। मैंने उनसे पूछा उनके विचार में किसी बच्चे को कितनी वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा यह बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में उन्होंने ये जान लिया कि वे अमीर बनना चाहते हैं और उन्हें एक ऐसा पिता स्वरूप व्यक्ति मिल गए जो अमीर थे, उनका मार्गदर्शन करने में इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट की दो डैडियों के बारे में है, जिनमें एक अमीर और दूसरे गरीब। इनके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो अपने जीवन में सीखे। दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है, इसमें कुछ जोड़ा और घटाया है और को इसे व्यवस्थित करने का काम किया। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढ़े, उससे मेरा अनुरोध है कि वह अपने किताबी ज्ञान को एक तरफ रख ले और अपने दिमाग को रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दे। हालांकि उनमें कोई सिद्धांत पहली नज़र में गलत लगेंगे, अकाउंटेंट्स के सिद्धांत की बुनियादी बातों को चुनौती देते लगेंगे, परंतु यह याद रखें एक महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं किस तरह सच्चे निवेशक अपना निवेश के फैसलों का विश्लेषण करते हैं। जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं तो अक्सर ऐसा सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं। ऐसा करना हमेशा सही चीज़ मानी जाती है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचार ने शुरू में तो मुझे चौंका दिया। दो डैडियों के साथ पले बढ़े रॉबर्ट के सामने दो अलग अलग लक्ष्य थे। सामने उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉरपोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे, उनके अमीर डैडी उन्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों में ही कामों में शिक्षा की ज़रूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे, अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएं ली जाएं। दो डैडियों के होने के कई समस्याएं भी पैदा हुई। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज में शिक्षा प्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। वे पहले से जानते थे कि उनके करियर का लक्ष्य कॉरपोरेशन का मालिक बनना है, न कि नौकरी करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिलता तो रॉबर्ट कभी कॉलेज भी नहीं गए होते। वे इस बात को मानते कि उन्होंने दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु वे आखिरकार मानी गए कि कॉलेज की शिक्षा से भी उन्हें फ़ायदा हो सकता है। दरअसल इस पुस्तक में दिए गए विचार शायद बहुत से माता पिता को क्रांतिकारी और अतिशयोक्तिपूर्ण लगेंगे। कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु बदलते हुए इस समय को देखते हुए हमें नए और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों और कर्मचारी बनने की सलाह देने का मतलब यह है कि हम उन्हें ज़िंदगी भर अपने खून पसीने की कमाई, इनकम टैक्स और न जाने कितने कितने टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं, और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। और यह सच है कि आज के ज़माने में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज़्यादातर परिवार तो जनवरी में आधी मई तक और सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए सरकार को नौकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत ज़रूरत है और यह पुस्तक हमें नए विचार देती है। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डिनर टेबल पर हो सकता है कि यह विचार वे ना हो जिन पर आप अपने बच्चों के साथ बात करते हो, परंतु उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप खोज करते रहें, और माँ और एक CPA होने के नाते तो मैं यही सोचती हूँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमें अपने बच्चों को नए तरीके के विचार देने होंगे, हमें उन्हें अलग तरह की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेश कॉरपोरेशन भी खोल सकें। दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा। एक माँ होने के नाते मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक सभी अभिभावक के लिए फ़ायदेमंद होगी। रॉबर्ट लोगों को यह बताना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है। अगर आप एक माली या गेट कीपर या पूरी तरह से बेरोजगार हैं तो आप में खुद को और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधी बातें सिखाने की काबिलियत है। यह याद रखें कि धन संबंधी बुद्धि व दिमागी तरीका है जिसमें हम अपनी धन संबंधी समस्याओं को सुलझाते हैं।
आज हम एक ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनकी सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास जादू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात तो तय है, ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्थ से परे हैं। कौन जाने भविष्य हमारे लिए क्या लाता है, पर जो भी हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद हैं, या तो हम सुरक्षा की राह पर चलें या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधी क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चों को धन संबंधी प्रतिभा को भी जागृत करें। शेरेन लेक्टर, यह एक कथन प्रस्तावना में शेरेन लेक्टर ने अपने विषय और रॉबर्ट के विषय में बात की, और इसमें उन्होंने यही बताया कि जो आज बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छे स्कूल में जाओ, एक अच्छी नौकरी करो और एक अच्छा करियर चुनकर अपने लाइफ को सेटल कर लो, उसका उन्होंने खंडन किया इस प्रस्तावना में। और उन्होंने बताया कि उस शिक्षा के साथ साथ हमें एक ऐसी बच्चों को धन संबंधी, धन प्रबंधन की भी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उनको जीवन में उसका भी इम्पोर्टेंस और महत्व पता चल सके। आज के प्रस्तावना के लिए इतना ही था। कल मैं आपके सामने एक नया अध्याय लेकर रॉबर्ट कियोसाकी का आऊँगा, और अगर आपको मैं इस बुक का जो रिच एंड डैड पुअर डैड है, इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप अगर इस बुक को वहाँ से भी परचेज़ करना चाहें तो आप इसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट सेलर बुक है, इसको ज़रूर पढ़ें। और मैं वैसे आपको ये पूरी बुक पढ़ कर दिखाऊँगा, और अगर आपको पसंद आता है हमारा ये रीडिंग वाला क्रिएटिव, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए धन्यवाद।